वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल बॉटम से लेके रूट्स तक मैं आज बात करने वाला हूं बच्चों। बिल्कुल इनिशियल से लाइक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेके एंड वी विल गो थ्रू टू द कंप्लीट बेस थ्योरम एंड एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस। और बहुत अच्छे एग्जांपल से हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चले जाएंगे बच्चों। डाइस का थ्रो हो, चाहे फिर वो कॉइन का टॉस हो, या फिर आपके पास कोई शफल कार्ड्स है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इधर हमारे पास कोई बैग है उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, उन बॉल्स को आपको ड्रा करना है। तो ऐसी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बच्चों बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की फ्रॉम वेरी बेसिक। तो अगेन आई विल जस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दैट माय चैनल, दैट इज द इंकपॉट। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या? तो प्रोबेबिलिटी की सबसे इजी डेफिनेशंस की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैन कैलकुलेटेड एज फॉलो। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला हमें बताया गया, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। द पॉइंट इज दैट कि आपको अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको चाहिए कि आपके फेवरेबल केसेस क्या हैं। तो ये बहुत बड़ी, अगर जो इस पॉइंट को आप अगर समझ जाएंगे तो जितने भी लॉज आगे फॉलो होने वाले हैं वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड करेंगे, और हम प्रोबेबिलिटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सिर्फ इसी एक लॉ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कुछ वर्ड्स यूज हो गए। सबसे पहला वर्ड यूज हो गया यहाँ पे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और उसके बाद एक वर्ड यूज हुआ हमारे पास इवेंट, व्हाट आर द इवेंट्स हियर। और यहाँ पे यूज हुए दो वर्ड, एक होता है फेवरेबल केसेस, तो व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो व्हाट आर द आउटकम्स। तो इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को वन बाय वन बड़े ही बेसिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आया था मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? क्योंकि जब तक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो इवेंट नहीं आ सकता, और जब तक कोई इवेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर हम इस फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। तो चलिए बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझें कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। भाई एक्सपेरिमेंट वो होता है कि हमने कोई भी किसी भी चीज़ को, हम अपनी जर्नल लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लाइक वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंट विद आवर सेल्फ आल्सो। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है बच्चों डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं दोस्तों जिनको हम लैब्स में परफॉर्म किया करते हैं, लाइक केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब्स, और इनके जो आंसर्स होते हैं, इनके जो आउटकम्स होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम रहते हैं। लाइक आपने जितने सॉल्यूशंस लिया, मैंने भी उतना ही सॉल्यूशंस लिया, एंड वी आर परफॉर्मिंग अ सेम एक्सपेरिमेंट फॉर द सेम सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली वी गॉट अ रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम, है ना। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट लाइक दैट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको हम रैंडमली, लाइक बिना देखे हम किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। बिना देखे परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि आपने आपके अलमीरा में बहुत सारी शर्ट्स पड़ी हैं, आपको कहा कि आंखें बंद कीजिए और एक शर्ट उठाइए, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो रेड टी शर्ट आएगी या ब्लैक आएगी या कौन सी आएगी। बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी में बेसिक चीज़ें समझते हैं, तो वहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को हम मान लेते हैं कि हमने एक डाइस को थ्रो कर दिया, कि हमने डाइस लिए, एक डाइस लिया या फिर दो डाइस लिए, उसको थ्रो किया, तो देखो भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वट एवर, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर आपने कॉइन लिया और कॉइन को उठा के टॉस कर दिया, तो इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस करने से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको आपको पता नहीं है कि आउटकम्स क्या आएगी, यू आर नॉट श्योर, एक पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं। ओके, एंड अब जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसके लिए कुछ चीज़ें अपीयर होती है बच्चों, कि मान लीजिए मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मैंने डाइस को थ्रो किया। अब अगर आपने इसको डाइस बोलते हैं, ये कॉइन हो गया ना, तो अगर आप मैंने कॉइन को टॉस किया या फिर किसी डाइस को थ्रो किया, तो व्हाट विल हैपन्स? आपको पता है कि आपने जब कॉइन को टॉस किया, तो इफ़ यू टॉस अ कॉइन, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास क्या आएगा? टेल आएगा। तो ये जो हेड और टेल्स है ना, इनको बोलते हैं आउटकम्स। किसी एक्सपेरिमेंट से जो चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं उनको बोलते हैं आउटकम्स। अब जैसे डाइस को आपने थ्रो किया,
तो यहाँ पे आउटकम्स क्या हो सकती हैं? अगर आप एक डाइस को थ्रो कर सकते हो तो आपको मिलेगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। दीज आर आउटकम्स। ओके, अब इन आउटकम्स को अगर मैं एक कलेक्शन बनाने की कोशिश करूं तो व्हाट कैन आई से दैट, तो नया वर्ड मेरे पास इंट्रोड्यूस हुआ, नए वर्ड को मैंने बोल दिया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज व्हाट? सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट मींस जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उस एक्सपेरिमेंट से जितनी भी आउटकम्स बनेंगे अगर उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक डाइस को मैंने थ्रो किया दोस्तों, ठीक है, दिस इज माई डाइस, तो इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस दिस हियर, तो मैंने अगर एक डाई को थ्रो कर दिया तो डाइस को थ्रो करने से व्हाट कैन आई गॉट, तो मेरे पास एक डाइस था और मैंने इसको क्या किया, थ्रो कर दिया एक सिंगल डाइस को। तो आपको पता है कि डाइस को थ्रो करने से आपके पास आउटकम्स मिलेंगी या तो 1 या 2 या 3 4 5 और 6। सही 6 साइड्स होते हैं एक डाइस के, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस 6 नंबर में से कोई भी नंबर मिल जाएगा। तो इन जब को इनको कलेक्ट करके मैंने एक सेट बना दिया और उसको मैंने नाम रख दिया एस, और इन सभी एलिमेंट्स को मैंने यहाँ डाल दिया। आपको पता है कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, तो ये मैंने एक सेट बना दिया और उसको नाम दे दिया एस। यही बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस मीन्स व्हाट? सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम। तो जैसे कॉइन को टॉस किया, अगर आपने हेड टेल को एक कलेक्ट करके रख लिया तो इट मीन्स व्हाट? कॉइन का टॉस जो हेड और टेल है वो एक सेट बन गया और वो क्या बन गया? सैंपल स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से क्या मिलेगा आपको? आउटकम्स। आउटकम्स को इकट्ठा करो तो क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के ऊपर एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाए। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड अ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ अपीयर हेड देन थ्रो अ डाइस, अदरवाइज टॉस द कॉइन अगेन। So what he said you have to take a coin and you have to toss it. So we know if a coin, we are tossing a coin and we know there are two kind of outcomes, one is head and one is tail, and if appear head so you can toss again, and if you got, sorry, you can throw a dice, and if you got a tail so you can toss again. यानी कि एक कॉइन हमने लिया, सबसे पहले उस कॉइन को हमने क्या कर दिया? टॉस कर दिया। अब आपको पता है कि कॉइन को टॉस करने से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये कॉइन लिया मैंने और इस कॉइन को उठा के मैंने क्या कर दिया? टॉस कर दिया। अब आपको पता है कि कॉइन को टॉस करने से 2 पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं, एक होती है टेल और एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी हेड। एम आई राइट? एक पॉसिबिलिटीज टेल, एक पॉसिबिलिटीज हेड। वो कहता है कि अगर आपने इस कॉइन को टॉस किया, अगर आपको हेड अपीयर हो गया, ओके, तो आप एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो चलिए एक डाइस को उठाइए और उसको थ्रो कर दीजिए। अगर मुझे हेड अपीयर हुआ तो मैंने एक डाइस को लिया और मैंने डाइस को थ्रो कर देना है। बट अगर मुझे ये टेल अपीयर हुआ तो मैं इस कॉइन को फिर से टॉस करूंगा। अब देखो, अगर मेरे पास डाइस, अब हेड आया, हेड के बाद मैं क्या करूंगा? एक डाइस को थ्रो करने वाला हूं। जैसे मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो आपको पता है कि यहां पे डाइस को थ्रो करने से क्या पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, डाइस से आपको 6 काइंड ऑफ नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। Okay, so that I'm just writing here, either you got a 1, you got 2, you got a 3, और आपको मिल सकता है 4, आपको मिल सकता है 5 और आपको मिल सकता है 6। ओके, ये 6 नंबर आपको मिल सकते हैं एक डाइस के थ्रू से। एम आई राइट हियर? बट अगर आपको टेल आया तो वो कहता है कि आपको फिर से एक कॉइन को टॉस कर देना है, उसी कॉइन को, और फिर से आपको क्या मिलेगा? टेल, और फिर से आपको क्या मिलेगा? हेड। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस हियर? तो सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या बन जाएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? टोटल एक्सपेरिमेंट हो गया, कॉइन था, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने से या तो टेल या फिर हेड आएगा, तो डाइस को थ्रो करेंगे, तो टोटल एक आपके पास पॉसिबिलिटीज बन गई। अब देखो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कैसे, तो सैंपल स्पेस को लिखते हैं किससे? एस से। तो सी गाइस, देखो या तो क्या आ रहा है, हेड के साथ क्या आ रहा है? हेड आया तो हेड के साथ क्या आ सकता है? 1, am I right? या फिर हेड के साथ क्या आ सकता है? 2। इधर हेड के साथ आपको मिल सकता है 3, या फिर हेड के साथ मिल सकता है 4, हेड के साथ आ सकता है 5, एंड यू गोट अ हेड विद 6। बट इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वे, टेल के साथ क्या आ सकता है? टेल, और टेल के साथ क्या आ सकता है? हेड। इन सबको कलेक्ट कीजिए एंड दिस इज योर सैंपल स्पेस। ओके, तो क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, आपको ये पूरा क्वेश्चन दे दिया गया
Okay, you have to perform this experiment and you have to find out the number of elements in this sample space. So I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here you can write out n of s. It means the number of elements in a sample space are what? That are 8. So number of elements in a sample space, these are 8. So इसको लिखते हैं n of s से. Okay. So ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप यू कैन सी इन योर बुक आल्सो. So how we can perform a experiment and we can find a sample space. Sample space is what? Sample space एक पूरा सेट होता है जिसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं. तो अब चलते हैं आगे कि इन एलिमेंट्स को हम कुछ नाम दे सकते हैं क्या? सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट बच्चों बोलते हैं सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट. यानी कि सैंपल स्पेस के जो पॉइंट होते हैं उनको अगर सिंगल एलिमेंट को आप उठाएंगे तो उसको आप सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं. आई मीन टू से लाइक मैंने एक कॉइन को टॉस किया. आई हैव अ कॉइन और मैंने इस कॉइन को टॉस कर दिया. आपको पता है कि जैसे आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपको या तो हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस जनरेट हो गया और उसके पास क्या है? या तो हेड है या फिर टेल है. ओके, तो इसका मतलब अगर आप हेड एक इवेंट है, सॉरी हेड एक एलिमेंट हो गया इसका, तो इसको आप सैंपल पॉइंट बोल सकते हो. हेड इज व्हाट? हेड इज अ सैंपल पॉइंट. यानी कि किसी भी इज अ सैंपल पॉइंट. टेल इज आल्सो सैंपल पॉइंट. एक डाइस को थ्रो करो 1 2 3 4 5 6 आए तो 1 इज सैंपल पॉइंट, 2 इज सैंपल पॉइंट, 3 सैंपल पॉइंट. ओके, तो यानी कि एक सिंगल एलिमेंट जो होता है किसी भी सैंपल स्पेस का, एक सिंगल एलिमेंट, उसको अपन सैंपल पॉइंट बोलते हैं. तो सिंगल एलिमेंट को तो सैंपल पॉइंट बोल दिया. अगर हमने कहा कि हम जी 2 को पेयर उठाएं तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको भी तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. उसके लिए हमने वर्ड यूज किया इवेंट. तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट एक टाइप से बच्चों सबसेट होता है सैंपल स्पेस. यानी कि अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आप उठा लो, एक से ज्यादा एलिमेंट आप उठा लो किसी भी सैंपल स्पेस से, तो उसको बोल देते हैं इवेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक डाइस को उठाया, ठीक है, और मैंने क्या करा? उस डाइस को उठा के थ्रो कर दिया. जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया दोस्तों, तो आपके पास एक सैंपल स्पेस जनरेट हो गया. उसको नाम देते हैं एस का. और उस सैंपल स्पेस में क्या होगा? एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 एज वेल एज 6. ये सारे एलिमेंट्स होंगे. ओके, अब मैंने कहा कि जी मेरे पास एक ई नाम का इवेंट बनाता हूं और उस इवेंट के पास सारे के सारे ओड नंबर मैंने रख लिए 1 3 5. ये एक इवेंट बन गया. ओके, अब इवेंट में देखो, एक जो सिंगल को लेते हो तो सैंपल पॉइंट होता है. जब आप ऐसे एक से ज्यादा को ले लेते हो तो वो एक इवेंट बन जाता है. तब आपके माइंड में अगर सर सिंगल लेंगे उसको इवेंट नहीं बोल सकते. भाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ई इज अ इवेंट. कंडीशन ये है कि क्या ये इवेंट, ये जो आपका इवेंट है, मैंने कहा कि एक सबसेट होना चाहिए. सबसेट तो जी कंटेंट करता है एस में. तो क्या ये एस में कंटेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. अगर कोई भी सेट अगर सैंपल स्पेस में कंटेंट कर रहा हो तो वो सेट एक इवेंट हो जाता है. तो ई क्या है? इवेंट है. यानी कि डाइस में ओड नंबर आने का इवेंट, तो ये एक इवेंट बन गया ई दैट इज हैविंग ओड नंबर्स. क्या ये ई एस के पास है? बिल्कुल है. यानी कि ये जो 1 3 5 है, क्या ये एलिमेंट इसके पास? बिल्कुल है. अब आप कहो कि सर प्राइम नंबर आने का इवेंट ले लो कोई, तो मैंने मान लीजिए एक अलग से इवेंट ले लिया एफ. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 हो सकता है जी, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. ये सारे प्राइम नंबर है. 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, है ना. तो ये प्राइम नंबर है. तो क्या एफ इज इवेंट? यस, एफ इज इवेंट. क्यों? क्योंकि एफ भी तो एस के पास एस में कंटेंट कर रहा है. तो कहानी सिर्फ इतनी है कि सैंपल स्पेस एक बड़ा सेट होता है भाई, उसमें से जो छोटे छोटे सेट उठाते हैं उसको अपन इवेंट बोलते हैं. बस इतनी सी बात, ठीक है. यानी कि अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया कॉइन को टॉस करने का, तो कॉइन के टॉस से हेड आया, टेल आया. हेड एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, ठीक है. सिंगल पॉइंट को सैंपल पॉइंट बोलते हो, बट सैंपल पॉइंट खुद ब खुद एक इवेंट ही होता है. क्लियर बात? चलिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ना इन टर्म्स को समझना होगा. जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते. इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक टर्म समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि जो चीजें हैं वो बड़े अच्छे से आपको क्लियर होती चली जाएं. तो भाई अब एम्प्टी और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि इम्पॉसिबल मतलब इवेंट हो ही नहीं सकता. तो एक ऐसा इवेंट जो वुड नॉट बी हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं अ इम्पॉसिबल और एम्प्टी इवेंट. मान लीजिए आपने एक डाइस को लिया, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ डाइस, और आपने उस डाइस को क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, ठीक है.
अब आपको पता है कि डाइस को थ्रो करने से एक सैंपल स्पेस जनरेट होगा और सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने अब कह दिया कि एक इवेंट है, इवेंट ई, और कैसा इवेंट है ये? इवेंट है ऑफ गेटिंग नंबर 7। चलो जी, डाइस को थ्रो कर दिया और आपको बताया, पूछा गया कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, या 7 आने का चांस बताइए क्या हो सकता है। अब डाइस के थ्रो में आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक तो पॉसिबिलिटीज है, 7 तो कभी आ नहीं सकता। अब जब 7 आ नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है भैया, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, वो एम्प्टी इवेंट हो गया। ओके, इसलिए ई को बोलते हैं एम्प्टी इवेंट, और एम्प्टी इवेंट को 5 भी लिख सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये नहीं हो सकता, ठीक है, इतना भी धक्का कर लो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 डाइस पे होता नहीं है भाई। अब अपनी तरफ से कोई डाइस बना दे तो उसका पता नहीं अपने को। उसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट बच्चों वो होते हैं जिनके होने की संभावना बराबर हो। कि दो बंदे हैं, उन दोनों ने कोई पेपर दिया, अब दोनों के पास होने की पॉसिबिलिटी सेम है, क्योंकि सेम पढ़ाई की दोनों ने, है ना, सेम फॉर्म फिल किया, तो दोनों में से कोई भी पास हो सकता है, दोनों भी पास हो सकते हैं। जब दोनों के होने का चांस इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अब और एक एग्जांपल दूं तो मान लो आपने कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है, यू टॉस अ कॉइन। अब कॉइन के टॉस करने से आपको पता है कि सैंपल स्पेस में तो दो चीजें आती हैं, या तो हेड या टेल। अब आपको पता है कि हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस कितना है। जितना हेड आने का चांस है उतने टेल का आने का चांस है। ऐसा नहीं है कि सिक्का हेड की तरफ से ज्यादा हैवी है या टेल की तरफ से ज्यादा हैवी है, तो ये दोनों इक्वली लाइकली हैं। तो हेड भी उतने ही टाइम आ सकता है जितना टाइम टेल आ सकता है। लॉजिक क्लियर? तो ऐसे 2 इवेंट, ऐसे 3 इवेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो इक्वली लाइकली तब होंगे जब उनके होने की संभावना बराबर हो, इक्वल हो। ओके, अब है बच्चों नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन ऑफ इवेंट हम उसको बोलते हैं कि जब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सैंपल स्पेस दिया गया, आई एम जस्ट टेकिंग एनी सैंपल स्पेस, मैं एक डाइस वाला सैंपल स्पेस ले लेता हूं। तो ये एक सैंपल स्पेस है मेरे पास, एक डाइस वाला 1 2 3 4 5 एज वेल एज 6। ओके, दिस इज सैंपल स्पेस। अब इसमें से मैंने 2 इवेंट ले लिए। एक इवेंट में मैंने कहा कि जी सारे के सारे मैं लूंगा ओड नंबर, ओके। दूसरा एक इवेंट ले लिया मैंने ओड नंबर्स का। अब आपको ढूंढना है क्या? नेगेशन ऑफ ए। नेगेशन ऑफ ए बोलते हैं, ए बार लिखते हैं, या कई बार ए डैश लिखा होता है। ए बार मतलब ए जिसमें नहीं है, यानी कि एक इस पूरे सैंपल स्पेस में से 1 3 5 को छोड़ के बाकी लिख लीजिए। कौन रह गए? 2 4 और 6। ओके, ए इज हैपनिंग, ए बार इज नॉट हैपनिंग, उसको नेगेशन ऑफ ए बोलते हैं। तो ए के होने के चांस का है 1 3 5 ओड नंबर्स, ना होने के चांस ये इवन नंबर 2 4 और 6। तो ए यानी कि वो वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचा वो लिख दो यार। पूरे सैंपल स्पेस में से जो उसके होने के चांस हैं उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें लिख दो, उसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ ए। ओके, तो दिस वाज नेगेशन। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। ओके, इसको आराम से प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये वर्ड बहुत यूज होगा आगे। इफ द इवेंट, मैं 2 ही इवेंट ले रहा हूं, ए एंड बी, अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन करें, इफ ए एंड बी आर इवेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब खाली, देन ए एंड बी इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो मतलब सिर्फ इतना समझ में आया कि ऐसे 2 इवेंट्स को हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका इंटरसेक्शन खाली होगा, जिनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। वही मैं सिंपल फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। सैंपल स्पेस मैंने डाइस वाला ले लिया। डाइस में आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 विल बी देयर, 5 विल बी देयर एंड 6 विल बी देयर। मैंने 2 इवेंट ले लिए, एक को नाम दिया मैंने ए। इसमें मैंने कहा कि सारे के सारे ओड नंबर्स आएंगे, ओड नंबर आने का चांस। और एक इवेंट ले लिया दोस्तों मैंने बी, और यहां मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे इवन नंबर आने के चांस। दिस इज ओड नंबर, दिस इज इवन नंबर। तो नाउ यू कैन सी कि जो ए है एंड इंटरसेक्शन बी करूं तो डेफिनेटली यू कैन सी कि इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली 0 है। 0 का मतलब क्या है? 5 है। तो दोनों 0 नहीं लिखते, सॉरी 5 लिखेंगे। 0 अपने आप में एक एलिमेंट बन जाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? खाली है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली है
तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दिस बोथ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक सी इवेंट और ले लिया और इसमें मैंने ना प्राइम नंबर ले लिए लाइक 2, 3 और 5। अब मुझे बताइए क्या बी इंटरसेक्शन सी खाली है, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो कॉमन पड़ा हुआ 2, तो 2 एलिमेंट इज कॉमन देयर, so these B and C are not mutually exclusive but A and B are mutually exclusive event। ओके, इनको इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक अलग से लॉजिक मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताऊंगा, बट इंडिपेंडेंट इवेंट भी वही होते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन नहीं होता, दोनों आपस में कुछ एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, यहाँ ए और बी आपस में बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हो, उनको आप इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोल सकते हो। बड़ा सिंपल सी बात। चलिए, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट हम और लिख सकते हैं, वो है कि व्हेन टू इवेंट्स, जिनको हमने ए एंड बी बोला, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैपन टुगेदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया नहीं है, सिर्फ टर्म्स को पढ़ रहे हैं कि टर्म्स जो जो जरूरत है हमें प्रोबेबिलिटी के लिए, उन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे चल के ये बात करेंगे कि जो इवेंट्स दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, ए एंड बी का मतलब होता है इकट्ठे होना, हैपन्स होना, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब एक होता है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यूनियन ऑफ some events is equal to sample space, then event are called mutually exclusive event। एक्सक्लूसिव में इवेंट्स की इंटरसेक्शन खाली होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव वो कहता है कि अगर सबकी इंटरसेक्शन मिलके सैंपल स्पेस बना दे तो हम बोलेंगे कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैसे? जैसे मैंने ये इवेंट ले लिए E1, E2, E3, E4, E5, इन सब का यूनियन कर दिया, वापस क्या बन रहा है, एक सैंपल स्पेस बन रहा है। ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है, इट इज नोन एज सैंपल स्पेस। ओके, तो वापस अगर सैंपल स्पेस बन रहा है तो इसका मतलब ये सारे इवेंट क्या है, एक्सक्लूसिव। एक अच्छे से एग्जांपल सी और डिस्कस कर लेते हैं। वही एग्जांपल लूंगा मैं डाइस वाला, कि मान लो सैंपल स्पेस में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब एक है इवेंट मेरे पास E1, और E1 में मेरे पास हैं सारे के सारे ओड नंबर 1, 3 एंड 5। एक है इवेंट दोस्तों E2, और यहाँ पे सारे के सारे हैं E1 नंबर 2, 4 एंड 6। और एक और ले लेता हूँ मैं इवेंट E3, यहाँ सारे प्राइम नंबर 2, 3 और 5 सी। अब अगर मैं E1 यूनियन E2 कर रहा हूँ, इन दोनों को यूनियन कर रहा हो, तो देखो वापस क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है सी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 2 4 6, ये आगे दोनों मिला के क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। इसका मतलब E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। यूनियन मेक सैंपल स्पेस, तो बोथ आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप कहेंगे सर आपने इन दोनों को लिया, अगर आप इन तीनों को ले लो तो लाइक E1 भी ले लिया, E2 भी ले लिया और E3 भी ले लिया, तो ये तीनों भी तो सैंपल स्पेस ही बनाएंगे। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे। यूनिट में आपको पता है नंबर रिपीट नहीं करते। ठीक है, एक नंबर को एक, जैसे 2 2 बार आएगा तो ऐसा नहीं है कि 2 बार लिखोगे, एक ही बार लिखते हैं। तो इनका यूनियन भी तो सैंपल स्पेस बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। E1, E2, E3 ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग एक्सक्लूसिव की बात करूं तो क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं? यस, दीज आर एक्सक्लूसिव आल्सो एंड एक्सक्लूसिव आल्सो। दोनों की यूनियन से सैंपल स्पेस बन रहा है, इंटरसेक्शन खाली है, तो एक्सक्लूसिव भी हैं और एक्सक्लूसिव हैं। बट ये अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों एक्सक्लूसिव हैं बट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन खाली होता है। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ? अब चलिए बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। टर्म्स हमने समझ ली, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं, इवेंट कैसे कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव कब होते हैं, एक्सक्लूसिव कब होते हैं, एम्प्टी इवेंट कब होते हैं, ये चीजें हमने समझी। अब वापस चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी की हमने डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी को कि इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैन कैलकुलेटेड एज द फॉलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ।
तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब मान लो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक कॉइन को टॉस करने से, कि हमने टॉस किया किसको, एक कॉइन को। अब जैसे ही आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास एक सैंपल स्पेस जनरेट हो गया जिसमें दो आउटकम्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। अब मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है हेड की, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केस क्या है और टोटल केस क्या है, इस चीज को बस आपको ध्यान देना है। फेवरेबल केस क्या है, हेड। हेड हमारा फेवरेबल केस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की वो बात कर रहा है। तो हेड अगर फेवरेबल केस है तो हेड कितनी बार अपीयर हो रहा है, वन टाइम। तो हियर यू गॉट अ वन टाइम। टोटल केसेस क्या है, टोटल ये भी है, ये दोनों टोटल में आएंगे। बोथ आर टोटल नंबर कितने हैं सैंपल, इसमें सैंपल स्पेस में 1 और 2। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और जो हमें चाहिए वो सैंपल स्पेस में कितनी बार आया उसको ऊपर रखो, वो हमारा फेवरेबल केस है। और सैंपल स्पेस टोटल केस है, तो जो हमें चाहिए वो आ रहा है एक बार, और जो चाहिए नहीं चाहिए वो सारे टोटल कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या हो जाएगा, हमें जो चाहिए वो है 1 टाइम और टोटल कितने हैं, 2 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या आएगा, 1/2। क्लियर। सिमिलरली आपने एक डाइस को लिया, इसके बाद कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे एक बार बेसिक, क्योंकि वेरी बेसिक से जिन बच्चों ने कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं पढ़ा, ये स्पेशल लेक्चर में उन लोगों के लिए कि आप अगर 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू कि इस एक लेक्चर में आपको बहुत से डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, एक इवेंट लिया मैंने ई, ठीक है, इज द इवेंट। और ये इवेंट कैसा है, नंबर आपको लेना है और वो लेना है ग्रेटर देन 4, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब तो इवेंट ई में देखो क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं। तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा, एक 5 और एक 6। तो दो चॉइस हैं आपके पास, 5 और 6। अब प्रोबेबिलिटी ढूंढिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो सकती है। तो आपको फेवरेबल केस बाय टोटल केस चाहिए। फेवरेबल केस कितने आपके, 1 और 2, तो ऊपर लिखिए 2। टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल केस हैं 6। थोड़ा ठीक ठाक करके लिखिए, कैलकुलेट करके, 1/3 विल बी योर आंसर। क्लियर। दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी। सो ऑल द प्रोबेबिलिटीज डिपेंड ऑन फेवरेबल केसेस एंड टोटल केस। जो बच्चा ये पकड़ जाएगा कि फेवरेबल क्या है और टोटल क्या है, प्रोबेबिलिटी खत्म है। ओके। अब प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम लेते हैं और इन चीज़ों को हम याद रखेंगे कि जो बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, यानी कि 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की आप ले रहे हो तो वो हमेशा क्या होगी, या तो 1 या फिर उससे छोटी, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। एक बात। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और उसके ना होने की दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नेगेशन ऑफ ए, तो उसके ना होने की और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1। तो इसका मतलब आप इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी बना सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अगर किसी की होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसको 1 में से उसके ना होने की को माइनस कर दो, और किसी के ना होने की चाहिए तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी कर दो। तो यू गॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ओके, नाउ सी, एक चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक सिंगल थ्रो करना है आपको डाइस का और आपको बताना है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इट मींस आपने डाइस को उठाया और आपने थ्रो कर दिया। जैसे ही आपने थ्रो किया आपको सैंपल स्पेस मिल गया, और सैंपल स्पेस आपको 1 2 3 4 एंड 5, और अब बहुत से बच्चों ने तब तक इसको सॉल्व कर दिया होगा। तो मेरे पास इवेंट क्या है, कोई इवेंट है ए या बी जो भी है, तो इवेंट क्या है, ऑफ गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बड़ा इजी हो गया क्योंकि इवेंट ई में सिर्फ एक ही चीज़ आपको डालनी है और वो कौन है, 5। तो चलो बात खत्म। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ढूंढना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बच्चों, फेवरेबल केस क्या है 5, यानी कि एक ही का चांस है आपके पास, टोटल क्या है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट, 1/6। दैट्स इजी। एंड आफ्टर दैट another question, let's see,
नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 विद द थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 डाइस हैं, यू हैव 2 डाइस, ओके। अब 2 डाइस को आपको थ्रो करना है, यू हैव 2 डाइस, और आपको फाइंड आउट करनी है कि सम जो है प्रोबेबिलिटी का वो क्या आ जाए, 9 आए। इट मीन्स यू हैव 2 डाइस नाउ, और आप कर रहे हैं 2 डाइस को थ्रो, ओके। जैसे आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सबसे बड़ी बात। और जब भी मैं आपको एक चीज और बताऊं, डाइस के थ्रो पे सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, जब सिंगल थ्रो होता है ना, जब सिंगल थ्रो तो इसको 1 into 6 करते हैं तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सैंपल स्पेस में। अगर 2 डाइस हो जाए तो 2 into 6 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, सॉरी 6 into 6, 2 into 6 नहीं, 6 into 6 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 36, ओके। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक 6 raised to power 1 दैट इज 6, और अगर 2 डाइस हो जाए तो 6 raised to power 2 कर दीजिए, अगर 3 डाइस हो जाए तो 6 raised to power 3 कर दीजिए, 4 डाइस हो जाए तो 6 raised to power 4 कर दीजिए, ओके। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस। तो नाउ यू गॉट अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 36। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक 1,1, ओके, 1,2, 1,3 ऐसे करके, फिर आएगा 2,1 एंड 2,3, 2,2 सॉरी 2,3। मैं पूरा सैंपल स्पेस नहीं बना रहा हूँ, ऐसे वाला सैंपल स्पेस बन जाएगा, बहुत बड़े वाला, जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 36, टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे, और 2 डाइस हैं तो वो हमको 6 raised to power 2 करेंगे। अब हमारा इवेंट क्या है, मान लो A, और हमारे इवेंट में वो क्या चाहता है, सम क्या आना चाहिए, 9। तो ऐसे ऐसे 2 पेयर उठाओ जिनका सम 9 हो, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग 3 and 6, ओके, एंड इसका अपोजिट कर दीजिए 6 and 3, और देखिए 4 और 5 आ सकता है, इसका अपोजिट कर दीजिए 5 और 4 हो सकता है। एनीथिंग एल्स, आई डोंट थिंक सो। तो इसके सिवा 9 बना जी, सम इज 9, तो 6 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, आई डोंट थिंक सो कि इसके सिवा मुझे लगता है कि कोई और चांस नहीं है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, फेवरेबल केस के हैं 4, टोटल केस के हैं 36, तो आंसर क्या आ गया, 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/9। तो गॉट द थिंग। तो अब डाइस को भी मैंने सिर्फ 2 टाइम थ्रो किया है, इन फ्यूचर हम 3 टाइम भी करेंगे, 4 टाइम भी करेंगे। सो एक सैंपल स्पेस को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है कि टोटल क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें से हमें ढूंढना है कि हमें क्या चाहिए, ओके। चलिए, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड फॉर अ कॉइन ऑफ टॉयज थ्राइस। आपने कॉइन लिया और कॉइन को इस बार आपने 3 बार टॉस किया, कॉइन को टॉस कर दिया आपने कितनी बार, 3 बार, थ्राइस। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई सैंपल स्पेस कैसा होगा। तो S विल बी द सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट कैसे होंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग हेड एंड हेड एंड हेड as well as head, then tail, then tail, then tail, and then tail. Okay, so here you got a 2 time head. Okay, head के साथ head आ सकता है और फिर tail आ सकता है, या head के साथ सॉरी head आ सकता है। तीनों पहले head ले लीजिए। अब देखिए head के साथ head आ सकता है या फिर tail आ सकता है। अब head के साथ tail आ सकता है और head आ सकता है। अब हेड के साथ टेल आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 3 टेल आ सकते हैं, 2 टेल, 1 हेड आ सकता है। 1 टेल आ गया और 1 हेड और टेल आ सकता है, और रह गया कौन सा, टेल, टेल और हेड भी हो गया, हेड, ट्रिपल टेल, और ये रह गया 2 बार हेड आ सकता है। ओके, तो अब देखिए टोटल केसेस क्या बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस आर व्हाट, दीज आर 8। बट वी वांट, उसने कहा कि एट लीस्ट 1 हेड। अब एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आ रहा हो। मान लो कि इवेंट है आपका ए, कम से कम 1 हेड चाहिए दोस्तों, कम से कम। तो यहाँ तो कम 1 चाहिए, हम यहाँ तो 2 पड़े हुए हैं,
3 पड़े हुए हैं, ये तो चल जाएगा। यहाँ पे भी 2 हेड पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड हैं, यहाँ पे 1 हेड है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो ये जिन में भी कम से कम 1 हेड है उनको उठा लेते हैं, और टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7 total number of elements are 7. So number of element in A are 7. So what is the probability of A? Probability of A is what? Favorable case by total number of case. Favorable case क्या है हमारे पास 7 and total number of case क्या है 8. तो 7 by 8 is the right answer. Okay. बट एट लीस्ट वाले केस में ना हम एक काम और भी कर सकते हैं। वो क्या? उसने कहा कि एट लीस्ट 1 हेड। तो आप ये ढूंढ लो कि नो हेड। तो नो हेड वाला इवेंट मान लीजिए वो है ई बार, बिल्कुल कोई हेड है ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, टेल टेल टेल। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। एक है, टोटल केस कितने, 1/8 हो गया। टोटल क्या है 1/8 और फेवरेबल क्या है 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज 1। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद द हेल्प ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। So here you got 1 minus 1/8 and you got 7/8. Okay, so with this method and with this method you can easily calculate the probability of at least 1 head. Okay, in the 3 toss of a coin. Clear? चलिए next question की तरफ पढ़ते हैं. Now see, a pair of dice is thrown. एक पेयर ऑफ डाइस लिया, उसको थ्रो कर दिया और आपसे ये कुछ टर्म्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा गया कि आपको एक डाइस को थ्रो करना है। और फिर से आप सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस कैसा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सैंपल स्पेस होगा कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट वाला। अभी मैं बता के आया हूं 36। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 36। ओके, वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप अगर 1 1 2 2 3 वो सारे बना सकते हो। मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं। पहला क्या पूछा गया आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मतलब क्या कि आपका कोई इवेंट है, उसको मैं मान लेता हूं ई ए। डबलेट का मतलब क्या, या तो 1,1 आना चाहिए, तो एक डबलेट बोलेंगे ना इसको, एक जैसे 2,2 आना चाहिए, या 3,3 आना चाहिए। पहली डाइस पे भी 3, दूसरी पे भी 3, पहली पे 4, दूसरी पे 4, या फिर पहली पे 5 तो दूसरी पे भी 5। इनको बोलते हैं डबलेट। तो डबलेट आने के चांस कितने हैं, इतने। तो टोटल देख लीजिए कितने हो गए अपने पास 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, फेवरेबल केसेस आर 6, टोटल केसेस आर 36। तो आंसर इज व्हाट 1/6। So you got a probability of first thing that will be 1/6. Am I right? Now second, the probability of getting a sum is 4. So now you just take a event, इसको मान लीजिए B event, और उसने sum is 4, तो sum 4 होने के बहुत से चांस हैं। 1,3 हो सकता है, 3,1 भी हो सकता है, and 2,2 will be there. Any other? No, I don't think so ना। तो 2,2 या only 3 chance will be there. तो 1,3, 3,1 and 2,2। उसने कहा कि sum is 4, तो sum 4 होने के चांस सिर्फ इतने हैं, टोटल चांस कितने हैं 3। तो probability of B is what? probability of B, फेवरेबल केस कितने हैं 3, टोटल केसेस कितने हैं 36। तो आंसर क्या आया 1/12। तो सेकेंड विल बी 1/12 एंड थर्ड you will try to find out probability of getting a sum is 7. So you will, I hope so that it's not a big task for you now, so you will try to calculate this. Okay, so let's move for the next thing. अब बच्चों addition law of probability. What is the addition law of probability? पहली बात तो हमने प्रोबेबिलिटी को समझा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है और प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे, या तो मैंने बात की कॉइन के टॉस की, या फिर मैंने बात की सिर्फ डाइस की। बहुत सी चीज़ें अभी और आने वाली हैं, बैग्स आएंगे और प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास हैं, और भी बहुत से जर्नल वे के क्वेश्चंस हैं। बट उससे पहले समझते हैं कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कुछ चीज़ों को ऐड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 इवेंट है और दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A + B बताइए क्या होती है। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ओके, जब भी प्लस आ जाए ना तो इसको आप ये समझो प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका मतलब है और, ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी, ए यूनियन बी, यूनियन आ जाए प्लस आ जाए और, इसका मतलब माइंड में रखना है और, यानी कि या तो ए या तो बी। अब क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चों इसका एडिशन ना दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, इवेंट कैसे होंगे। अब इवेंट हो सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं बता के आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। तो इवेंट हो सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोस्तों। अगर ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी सीधा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बड़ा सिंपल सा। अगर ये एक्सक्लूसिव मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों में कोई भी कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है तो आप सिंपल सा इन दोनों को ही प्लस कर दीजिए। एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, दूसरे की निकालो, दोनों को प्लस कर दो, बात खत्म। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको बता के आया हूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आल्सो कुड बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप लिख सकते हो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों में के जो कॉमन है उसको निकालना पड़ेगा। तो अब ये इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी and minus probability of A intersection B. Am I right here? No problem. Okay, fine. Now see. So probability of A union B is equal to this kind. अब ये इवेंट को हम पिक्चराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चराइज कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है, ये बड़े वाला सर्कल मान लीजिए सैंपल स्पेस है और इसमें मान लीजिए दो इवेंट है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं जिनमें बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये देखो ये वाला अलग इवेंट पड़ा हुआ है, ये दोनों बहुत अलग है। ये वाला इवेंट ए है मान लीजिए और ये वाला इवेंट है बी, और ये आपका सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। मान लीजिए वही डाइस वाली बात है, इसमें ओड नंबर है, इसमें इवन नंबर है, तो दोनों अलग अलग हैं। ओके, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास दो इवेंट हैं बट दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक है, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। और ये कॉमन पार्ट मान लेते हैं कुछ ऐसा है मेरे पास, दिस इज अ कॉमन पार्ट, ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज योर इवेंट ए एंड दिस इज योर इवेंट बी। तो अगर आपके पास इंटरसेक्शन में कुछ पड़ा है, इंटरसेक्शन में कुछ है, तो इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट अगर इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, दोनों इवेंट अलग अलग हैं, तो वी विल डायरेक्टली ऐड दिस थिंग। नाउ वन मोर थिंग, अब आपको है कि सर सिर्फ दो ही इवेंट में ये चीजें होती हैं क्या? अगर इवेंट 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो बिल्कुल भाई 3 के लिए भी फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए इवेंट हो गए 3, लाइक ए यूनियन बी यूनियन सी, और 3 से ऊपर नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B and plus probability of C and minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C, sorry intersection C, this is intersection, B intersection C and minus probability of C intersection A and then plus probability of A intersection B and intersection, पहले 3 प्लस, फिर तीनों नेगेटिव, फिर 1 प्लस। तो दिस इज फॉर रूल फॉर A यूनियन B यूनियन C एंड दिस इज रूल फॉर A यूनियन B। ओके, तो दिस इज एडिशन लॉ। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है एंड दैट क्वेश्चन इज a dice is thrown, let A be the event that the number obtained is greater than 3। उसने कहा कि एक डाइस को थ्रो किया गया, we have a dice, और हमने इस डाइस को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया।
एंड वी नो दैट कि जैसे हमने डाइस को थ्रो किया तो एक सैंपल स्पेस ये हमारे माइंड में बन जाना चाहिए, एक सैंपल स्पेस बन जाएगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे। ओके, एंड नाउ व्हाट ही वांट, एक इवेंट ए दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, तो एक इवेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3 हो। ओके, तो इवेंट ए इज नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, तो कैसे, और ग्रेटर देन 3 में कौन कौन आ सकते हैं, 4 could be there, 5 could be there and 6 could be there. Okay, and B be the event that the number obtained is less than 3, less than 5 sorry, एक B इवेंट और ले लिया जिसमें नंबर क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5 में 1 आएगा, 2 विल बी देयर, 3 विल बी देयर एंड 4 विल बी, एम आई राइट। तो बहुत दो इवेंट, अब वो चाहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको फाइंड आउट करना, A यूनियन B, एंड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, so we have to find out probability of A union B, and that is equal to probability of A plus probability of B and minus probability of A intersection B. Am I right? So my dear friends, first of all you need to find out what is the A intersection B. क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? Yes, of course, 4 5 6 4 5 6 4 is the common number. So let's see probability of A intersection B. So you have to find out a probability of A, probability of B and minus probability of A intersection B. इन सबको आपको यूज करना है। ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इनमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, ए के आने की प्रोबेबिलिटी। ए में फेवरेबल केस कितने हैं, 1 2 3, टोटल केस क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 मीन्स 1/2। ओके, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल केसेस क्या हैं 1 2 3 4 एंड टोटल केस क्या है 6, so you got out 5 4/6 and it would be 2/3. And what is probability of A intersection B, favorable case क्या है 1, total case क्या है 6, so you got a probability of A, probability of B as well as probability of A intersection B. So now I can use the formula and I got a result. So probability of A union B is equal to what, probability of A is what, 1/2, so you have to write out 1/2 plus probability of B is what, 2/3, it means you have to write out 2/3 and minus A intersection B, so you have to write minus 1/6. So now you can do LCM and you can solve it out easily. 6 will be LCM, so it got a 3 and plus 4 and minus 1 divided by 6, here you got 6 and 3 7 minus 6 6 divided by 6, it got a 1, no problem, 1 probability आ सकती है। Okay, any mistake? I don't think so. Okay, so you can check it out. So 1 या 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, 1 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो A will be the right answer. अब देखो, अगर आपको एडिशन लॉ नहीं पता तो इट इज हार्ड टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझ रहे हैं। तो इसमें आपको 2 इवेंट दिए थे, एक इवेंट A और एक इवेंट B। तो उन दोनों में कुछ कॉमन था, इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन ला का, और जब भी ये A यूनियन B निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज करना होगा। ओके, लेट्स मूव एंड लेट्स सी द अनदर थिंग। नाउ द वन क्वेश्चन आई हैव, a bag contains 6 pink and 6 white balls, find the probability of drawing the 2 balls of the same color। एक बैग है दोस्तों और उसके पास क्या है, उसके पास 6 पिंक बॉल हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बैग ले लिया, इस बैग के अंदर 6 पिंक बॉल हैं और 6 वाइट बॉल हैं। तो आप इसको समझें क्वेश्चन को, तब तक मैं इस बैग में ना बॉल्स को फिल कर लेता हूं। तो इसके अंदर 6 पिंक फिल करनी है और 6 वाइट बॉल फिल करनी है आपको। ये बॉल्स रैंडमली कैसे भी रखी हुई हैं, कोई ऑर्डर में नहीं रखी हुई, बट 6 और 6 दोनों बॉल्स हैं आपके पास। इन दोनों बॉल्स में से आपको 2 बॉल्स निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस बैग में बॉल्स को फिल कर रहा हूं। 6 वाइट हो गई हैं, तो जल्दी से मैं 6 पिंक को भी फिल कर लेता हूं। तो चलिए बच्चों, अब 6 वाइट और 6 पिंक बॉल्स मैंने फिल कर ली इस बैग के अंदर। अब आपको इसमें हाथ डालना है और बॉल्स निकालने हैं। और कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स। यू हैव टू ड्रा। जब आप 2 बॉल्स ड्रा करोगे तो उसने कहा कि वो दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आएगी। तो चलिए हमने इसमें बॉल्स निकालने की ट्राई करते हैं। तो दोनों बॉल्स सेम कलर की होनी चाहिए। अब मान लो कि इवेंट ए जो है ना
ये तो है मेरे पास पिंक बॉल ड्रा करने का इवेंट, ठीक है, पिंक बॉल आएगी। और बी वाला क्या है, दूसरी बॉल कौन सी है, व्हाइट, और यहां पे आएगा व्हाइट बॉल ड्रॉ करने का इवेंट। तो ए इवेंट को मैंने नाम दिया कि बॉल पिंक निकलेगी, और बी को मैंने नाम दिया कि बॉल क्या निकलेगी, व्हाइट निकलेगी। अब वो चाहता है कि दो बॉल्स क्या निकलें, या तो पिंक निकलें या फिर दोनों की दोनों व्हाइट निकलें, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों बॉल्स या तो क्या हो सकता है, पहली आपने निकाली पिंक निकली, और दूसरी बॉल्स आपने निकाली वो भी क्या निकली, पिंक ही निकली, ओके। या क्या हो सकता है कि पहली बॉल आपने निकाली वो व्हाइट निकली, और दूसरी बॉल आपने निकाली वो भी क्या निकली, व्हाइट निकली, बी बॉल, ओके। मैंने बोला या मतलब और, तो या तो दोनों क्या हैं, व्हाइट हैं, या मतलब मैंने कहा और दोनों क्या हैं, व्हाइट बॉल्स हैं। अब इसको प्रोबेबिलिटी के मतलब से सिंपल वे से समझिए। आपने दो बॉल्स निकालनी है, टोटल बॉल्स कितनी है इसमें टोटल है 12 बॉल्स। आपने 2 बॉल्स ड्रा करनी है। अब टोटल 12 बॉल्स में से पिंक कितनी है, 6, और व्हाइट कितनी है, 6। क्लियर है, पिंक कितनी है 6 और व्हाइट कितनी है 6। आपने 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स यू हैव टू ड्रा। तो 2 बॉल्स ड्रा करेंगे, तो पहली बॉल्स मैंने निकाली, मान लीजिए ये टोटल बॉल्स थी 6, कितनी है, पिंक बॉल, मैं पहली बॉल निकाली 6 आउट ऑफ 12, पहली एक पिंक बॉल निकल गई मेरे पास, ओके। अब पिंक बॉल कितनी रह गई, 5, टोटल बॉल्स कितनी रह गई, 11। तो अब मुझे एक बॉल और निकालनी, वो भी पिंक निकले, तो अब 5 में से 11 में से 5 निकल सकती है। यानी कि पिंक बॉल आने के चांस कितने हैं, टोटल बॉल्स 12 हैं, पिंक कितनी आ सकती हैं 6, बट जब आपने एक पिंक बॉल निकाल ली, दूसरी फिर पिंक निकाल रहे हो, तो पिंक बॉल कितनी रहेगी 5, टोटल कितनी है 11, तो 5/11। अब और या क्या हो सकता है कि आप पहली बॉल निकालो और वो निकले व्हाइट, तो व्हाइट बॉल आने की चांस कितने हैं, 6/12। अब एक व्हाइट निकल गई, दूसरी फिर व्हाइट निकालनी है, तो 5/11। मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गॉट अ आंसर 30, और ये आएगा 130। और यहां ऐड कीजिए एंड 30/132, एंड हियर यू गॉट आंसर, एक 132 एंड डिवाइड बाय 6। अब यहां पे ना हम एक कॉम्बिनेशन का यूज भी करते हैं, और कॉम्बिनेशन का यूज ये होता है एनसीआर टाइप, ओके। वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि यहाँ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का भी, अभी बड़े सिंपल वे से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की बात बताई है कि या तो 2 बॉल्स आपको ये निकलेंगी, सेम कलर की होनी चाहिए ना, दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों या तो पिंक होंगी या दोनों व्हाइट होंगी, पिंक दोनों होंगी तो ये होगा, और व्हाइट दोनों होंगी तो ये होगा। तो हे वी हैव फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, ओके। अब वही मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, वही मैं आपको चीज़ यहाँ क्लियर करता हूँ, इसी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एनपीआर और एनसीआर के नाम से हम इसको +1 से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं एनपीआर और इसको बोलते हैं एनसीआर। ये होता है बच्चों नंबर ऑफ, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए, कितने तरीके से, और ये किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए। एनसीआर को किस लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने के लिए, और एनपीआर को क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। नंबर ऑफ वेज का मतलब है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड लिखा, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ट्रिब्यूट, ठीक है, और मैंने कहा कि नंबर ऑफ वेज बताइए कि इसको कैसे, कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, इन्हीं वर्ड को यूज करके आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो हेयर आई विल यूज परमुटेशन, ठीक। एंड इफ आई वांट, मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लास्ट क्वेश्चन में मैं कॉम्बिनेशन का यूज बहुत अच्छे से कर सकता था कि मेरे पास क्या थे, टोटल क्या थी, 12 बॉल्स थी, ओके। अब 12 बॉल्स में से मेरे पास 6 क्या थी, पिंक, और 6 क्या थी, वाइट। अब हमें क्या निकालना था, 2 सेम कलर की बॉल्स निकले। तो अब देखो आपको 2 बॉल्स ड्रा करनी है, तो 2 बॉल्स ड्रा करनी, या तो दोनों बॉल्स कैसे में 6 में से हों,
तो आप क्या कर सकते हैं, 6 आउट ऑफ 2 निकाल सकते हैं, या मतलब प्लस, या फिर 6 आउट ऑफ 2 इसमें से भी निकाल सकते हैं। और टोटल बॉल्स कितनी है 12, और या फिर आप 12 आउट ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी है 12, टोटल में से 2 निकालेंगे तो 12C2, 6 में से 2 निकालेंगे तो 60C2, और यहाँ भी 6 में से 2 निकालेंगे तो 6C2। इसको अब सॉल्व कर लें, और एनसीआर का फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा कि एनसीआर को कैसे लिखते हो, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। ये वाली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी करेंगे, बट फिलहाल ये इस पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, पहले इसको समझ लीजिए। तो 6C2 प्लस 6 इसको अब आप 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, प्लस ये भी कुछ ऐसे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो भी अपन ने फाइंड आउट किया था। ओके, तो पॉइंट ये है कि आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, जब भी आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन। ओके, ये स्पेशली जब भी को बॉल्स निकालनी है या कुछ इस टाइप की चीजें आपको सिलेक्ट करनी है तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है प्रोबेबिलिटी में। तो अब मैं आपको बता रहा था परमुटेशन का क्या रूल है। तो मान लो आपको लिखना है वर्ड डॉटर, ओके, तो आप कितने वे से, नंबर ऑफ वेज बताइए कि आप इनमें से कितने वर्ड बना सकते हैं, इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए कितने वर्ड्स और बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल कुछ मत करो, 8 फैक्टोरियल लिख दीजिए, दैट्स सिंपल सॉल्व। ओके, और इसको कैसे लिखते हैं, परमुटेशन का रूल होता है NPR, और NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, तो हियर यू गोट अ व्हाट n को लिखने का तरीका क्या होता है, लाइक 8C1, दिस इज अ रूल एक्चुअली। तो आप डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल लिखें, चाहे आप, सॉरी 8C नहीं है, P है यहाँ पे, परमुटेशन नंबर ऑफ वेज एंड 8P1, सो यू गोट 8 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे समझें, इनको नंबर काउंट कीजिए और उतना फैक्टोरियल लगा दिए। अब आपके पास कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि मान लो मैंने वर्ड लिखा था ट्रिब्यूट, नंबर ऑफ वेज बताइए सर, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने आपको इन्हीं लेटर्स को यूज करके, तो कितने बन सकते हैं, तो जल्दी से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिखेंगे सर 7 फैक्टोरियल, बात खत्म। नहीं, यहाँ पे ना 2 वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ये रिपीटेशन है, जितनी भी रिपीटेशन है उसको डिवाइड में लिखना होता है 2 फैक्टोरियल। अब ये ठीक है, यहाँ कोई भी वर्ड रिपीट नहीं था तो 8 फैक्टोरियल सही था, यहाँ 2 वर्ड रिपीट हैं तो 2 फैक्टोरियल, कोई 3 वर्ड रिपीट होते तो अपन 3 फैक्टोरियल लगा देते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मान लो मैंने वर्ड लिखा इंडिया, ओके, तो कितने वर्ड रिपीट हैं, 2 वर्ड, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब मान लो एक वर्ड है कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत है, बट यू विल चेक इट आउट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल विल बी 9 फैक्टोरियल। नाउ सी हाउ मेनी वर्ड्स आर रिपीटिंग, 1 2 3 4 5 6, so here you will write out 6 factorial. Now point is that कि तो नंबर ऑफ सर वर्ड बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है इसमें। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जाती है, आपसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं करेंगे कि फिर प्रोबेबिलिटी से हम थोड़ा हट जाएंगे। मान लो मैंने कहा यही वर्ड चूज कर लिए, DAUGHTER, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी that number of words having vowels always together। प्रोबेबिलिटी ऐसे बनती है, आपसे ये पूछा गया कि आप इस वर्ड से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो और उसमें से ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनमें वॉवल्स हमेशा साथ रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, DAUGHTER।
तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल क्या हो गए 8 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते। नाउ ही वॉन्ट कि वॉवल्स हमेशा साथ रहें, तो वॉवल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ए यू एंड ई, ये वॉवल्स हैं, बाकी सभी वर्ड्स को लिख दीजिए डी एच जी टी एंड आर। वॉवल्स का मैंने एक पेयर बना लिया, इनको हमेशा साथ रखना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब टोटल अरेंजमेंट कैसे होगी 6 फैक्टोरियल। बट पॉइंट इज दैट सी, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये भी तो आपस में घूम सकते हैं ऐसे ऐसे, कभी ई आगे जा सकता है, ए पीछे आ सकता है, तो लाइक वर्ड्स को आगे पीछे लिखना है, इसी को तो नंबर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। किन्हीं लेटर को यूज करना है, बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना है, लाइक कभी आर आगे कभी ई पीछे, तो वो तो बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल। बट अगर ये वोवल्स वाले को इकट्ठा ही रखना है तो बनेंगे 6 फैक्टोरियल। बट अब ये वोवल वाले भी तो आपस में घूम सकते हैं, ई आगे ए पीछे, तो ये कितने वे से घूम सकते हैं, ये घूम सकते हैं 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 ही तो वर्ड है, तो इनटू में लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब ये तो मेरा फेवरेबल केसेस है और ये मेरे टोटल केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल केसेस ये वाले, और बाय टोटल केस क्या ये वाला। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी ना, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल ढूंढो बाय टोटल ढूंढो, बात खत्म। चाहे वो परमुटेशन है चाहे वो कॉम्बिनेशन है, जो भी है प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही फाइंड आउट करें। ओके नाउ सी, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे वो कह रहा है कि 2 तो बैग ले लीजिए, मैंने 2 बैग ले लिए, ओके, और उनमें कुछ बॉल्स को डाल लीजिए, तो उनको बॉल्स डालते हैं। देयर आर 2 bags, bag 1 contains 5 red and 4 black balls and bag 2 contains 3 red and 2 black balls. 2 balls are drawn randomly, one from each bag, then find the probability of this. यानी कि 2 बैग हैं, उन दोनों के अंदर कुछ कुछ बॉल्स डालनी है। पहला बैग मैंने लिया और उस बैग में क्या चाहता है, 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल डाल दीजिए, जल्दी से डाल दीजिए। 4 ब्लैक बॉल डालनी है और 5 आपको रेड बॉल्स डालनी है, तो मैंने यहाँ पे 5 रेड बॉल्स डाल रहा हूं और 4 यहाँ पे क्या डालनी है आपको, ब्लैक बॉल्स डालनी है। 2 बैग हैं दोस्तों, इन दोनों बैग्स के पास डिफरेंट बॉल्स हैं। अब यहां पे मैं परमुटेशन का यूज करूंगा, चाहे कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, चाहे डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कितने इजी हैं प्रोबेबिलिटी के। देखिए बैग नंबर 2 भी ले लिया, यहां पे इस बैग में आपके पास 3 रेड बॉल्स डालनी है आपको और 2 आपको डालनी है दोस्तों ब्लैक बॉल्स। तो 3 रेड बॉल्स मैंने डाल दी और 2 मैं डाल रहा हूं यहां पे ब्लैक बॉल्स। तो बैग 1 और बैग 2 मेरे पास रेडी हो गए। अब इन दोनों बैग्स में से वो क्या चाहता है कि आपको 2 बॉल्स निकालनी है, 1 फ्रॉम ईच। ये बड़ी बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो 2 बॉल्स निकालनी है ना, 1 फ्रॉम ईच, 1 फ्रॉम ईच, यानी कि आपको इस बार एक हाथ इस बैग में डालना है, एक हाथ इस बैग में डालना है, दोनों से एक डिफरेंट बॉल्स आपको लेके आनी है और वो दोनों बॉल्स आपको चेक करनी है कि क्या होंगी, क्या दोनों सेम कलर की हैं या दोनों डिफरेंट कलर्स की हैं। ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब 2 वे हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला वे बड़ा इजी सा बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपने ना, तो बैग तो सेलेक्ट नहीं करना, आपने इस बैग में हाथ डाला और चाहता है कि सेम कलर की बॉल्स आए, तो आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आपने बैग 1 में एक हाथ डाला और आपको चाहिए दोनों सेम कलर की बॉल्स हों। तो पहले वाले में से मान लीजिए आपको रेड बॉल निकल जाए, पहले वाले में से आपको रेड बॉल निकल गई बैग 1 से, ओके। फिर आप बैग 2 में चले गए, बैग 1 से आपको रेड बॉल निकल गई, दोनों सेम कलर चाहिए, तो आपको रेड बॉल ही चाहिए बैग 2 में से भी। या फिर आपने पहले वो बैग में हाथ डाला और आपको निकली ब्लैक बॉल, अब दूसरे बैग से भी आपको ब्लैक बॉल ही निकालनी है, तो एक केस तो ये बन सकता है, ओके। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 1 से, रेड बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो रेड बॉल है 5, टोटल बॉल्स कितनी है बैग 1 में 4 and 5 9, इसमें कितनी है 5, तो टोटल कितनी है 9। अब चलिए बैग 2 में, ये बैग 2 का केस है, बैग 2 में गए, वहां से भी रेड बॉल्स चाहिए, तो रेड बॉल्स कितनी है बैग 2 में 3 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5, या मतलब प्लस, या हो सकता है कि पहले बैग में से आप ब्लैक बॉल निकालो, ब्लैक बॉल है 4 आउट ऑफ 9, और दूसरे बॉल बैग में से भी ब्लैक बॉल निकालो, 2 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जस्ट क्वेश्चन हैज बीन सोल्ड आउट लाइक 15/45 and plus 8/45. Okay, it will be 23/45 will be right answer. That's clear. Now see the second thing. Second में चाहता both are of different color. तो चलिए पहले बैग में आपने हाथ डाला और बॉल निकाली आपने रेड, पहले बैग से बॉल निकाली रेड। अब दूसरे बॉल से आपको रेड नहीं चाहिए, दूसरे से ब्लैक चाहिए, क्योंकि डिफरेंट चाहिए, दोनों बॉल्स डिफरेंट होने चाहिए। तो दूसरे बैग में आपने हाथ डाला और बॉल निकालनी पड़ेगी आपको ब्लैक, या फिर
पहले बैग में से बॉल निकालिए ब्लैक और दूसरे बैग में से बॉल निकाल लीजिए रेड, दैट्स द सेम। अब पहले बैग में से आपने बॉल रेड निकालनी है तो 5/9, दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालनी है तो 2/5 प्लस पहले बैग में से आपको रेड बॉल निकालनी, पहले बैग में से आपको ब्लैक बॉल निकालनी है तो 4/9, दूसरे बैग में से आपको रेड बॉल निकालनी है तो दैट विल बी 3/5। सॉल्व कीजिए एंड यू गॉट आंसर। ओके, लाइक 10/45 प्लस 12/45 एंड हियर यू गॉट अ 22/45। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बोथ हैव सेम कलर, बोथ हैव डिफरेंट कलर। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या इसको कॉम्बिनेशन से यूज कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कि बैग 1 और बैग 2। ओके, तो बैग 1 से आपको निकालनी है। पर चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। वो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक और फेस कार्ड ऑफ रेड कलर एंड नीदर अ डायमंड नोर अ फेस कार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक पैक ऑफ कार्ड आपने उठाया और आई होप सो के पैक ऑफ कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज जरूर होगी। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 2 कलर के यहाँ पे पत्ते होते हैं, एक होते हैं रेड और एक होते हैं ब्लैक। रेड भी कितने होते हैं? 26 और ब्लैक भी कितने होते हैं? 26। रेड में फिर 2 कलर होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ओके, यहाँ पे भी 2 टाइप के होते हैं कार्ड्स, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी 13, स्पेड के भी 13 और क्लब के भी 13। ओके, फिर एक टाइप के जो कार्ड होते हैं ना, उनमें फेस कार्ड होते हैं कुछ, जिन पे कुछ पिक्चर बनी होती है। वो फेस कार्ड होते हैं 3, एक होता है किंग, एक होती है क्वीन और एक होता है बच्चों जैक। बस ये कहानी है। और एक होता है स्पेशल पत्ता जिसको बोलते हैं एस। ये फेस कार्ड नहीं होता, फेस कार्ड सिर्फ 3 होते हैं, ये अलग होता है। ओके, तो ये तो पूरा प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर होता है। अब वो क्या चाहता है हमसे? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। अब आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको एक कार्ड ड्रा करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक और फेस कार्ड। पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व, ब्लैक और अ फेस कार्ड। अब टोटल एक कार्ड निकालना है आपको, ठीक है? तो टोटल आउटकम्स देखो, एक कार्ड निकालना है तो यानी कि 52 में से मैं कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं, वो कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट आपको यहां समझ में आ जाएगा। टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ये तो हो गया टोटल। टोटल यानी कि वो जो नीचे लिखने वाली टर्म्स है, पहले तो मैंने वो निकाल ली। अब हमें हमारा फेवरेबल कैसा उस पर चलते हैं। वो कहते हैं या तो वो ब्लैक कार्ड हो। अब ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26। तो यानी कि या तो आपको एक ब्लैक कार्ड चाहिए, तो यानी कि एक ब्लैक कार्ड आ गया, 26 में से एक कार्ड निकाल लेंगे। या और मतलब या है ना, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो या मतलब प्लस फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने कार्ड हैं? टोटल 26। ओके, रेड कार्ड के कितने कलर हैं? सॉरी, पत्ते हैं 26। 26 में से आपको क्या चाहिए? एक फेस कार्ड चाहिए। टोटल रेड कार्ड कलर है, इसमें से नहीं लेंगे। अब रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों? 26। अब 26 में से 13 डायमंड होते हैं, 13 क्या होते हैं? हार्ट के। और मैंने कहा कि एक डायमंड में 3 फेस कार्ड हैं, तो 3 ही फेस कार्ड किसके होंगे? हार्ट के होंगे। 2 रेड कलर के कार्ड हैं, 26 टोटल कार्ड हैं। 26 में 3 हार्ट के फेस कार्ड होंगे, 3 ही डायमंड के फेस कार्ड होंगे, यानी कि टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 6 हो गए। तो इसका मतलब 6 में से आपको एक कार्ड चाहिए। तो ये हो गई, या तो ब्लैक कार्ड चाहिए, तो ब्लैक कार्ड टोटल 26 में से एक निकाल सकते हैं, या फिर फेस कार्ड चाहिए रेड कलर के। रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं 6 और 6 में से आपको एक चाहिए, या मतलब प्लस हो गया। ये हमारा फेवरेबल केस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 26C1 प्लस 6C1 एंड डिवाइड बाय 52 एंड C1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यू गॉट आंसर, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। नीदर डायमंड नोर अ फेस कार्ड। ना तो डायमंड हो ना ही फेस कार्ड हो।
टोटल फिर भी यही रहेगा, आउटकम्स तो यही है, नीचे तो इसने ही आना है। अब सेकंड में क्या चाहता है, ना तो फेस कार्ड हो, नीदर अ डायमंड नोर अ फेस कार्ड। अब डायमंड नहीं होना चाहिए, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो चाहता है प्रोबेबिलिटी ना तो डायमंड हो, यानी कि डायमंड का मैं बार लगा देता हूं, ना तो डायमंड नोर अ फेस कार्ड, और ना ही क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। इसका भी बार लगा दीजिए। तो इसका मतलब आपको ये ढूंढना है, ना तो दिस वन ना ही दिस वन एंड यूनियन। मैं लिख सकता हूं इसको। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है। एक चीज आपको और अच्छी बता देता हूं, डी इंटरसेक्शन एफ करके अगर आप ऊपर इसके सी लगाओगे तो इसका मतलब यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेशन होता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, तो अब ये वाला पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। एंड आई वॉन्ट अ गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, और अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। देन आई विल जस्ट गिव यू अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यू विल ट्राई एट योर ऑन फॉर दिस क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद बहुत सी चीज़ें हमें और क्लियर करनी है, और जो मैं टॉपिक आगे करवाने वाला हूँ उसमें अगला जो कंसेप्ट होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, एंड आल्सो वी विल टॉक अबाउट बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। और रैंडम वेरिएबल्स में बताओ दो टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। मैं दोनों के ऊपर जाऊंगा, बट पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाइनोमियल, और फिर बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो अपकमिंग आपको मिलने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो प्रोबेबिलिटी का कंटेंट है वो कुछ बहुत सी अंडरस्टैंडिंग आपको ही होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको टॉपिक्स इन फ्यूचर चाहिए तो उसके लिए यू कैन राइट इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो बाय बाय, टेक केयर।